हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th बायोलॉजी की पहली यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इन चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर। तो मेनली इस चैप्टर को हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आएगा लाइफ एंड लिविंग बीइंग। लाइफ एंड लिविंग बीइंग में हम ये पढ़ेंगे कि लाइफ क्या होती है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग बीइंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक हमने कवर करना है कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक। कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक में हमने क्या पढ़ना है कि सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक के कंसेप्ट्स वगैरह वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, स्पीशीज, जीनस, किंगडम वगैरह, वो सब चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद चौथा आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, कि कौन कौन से ऐसे एड्स हैं जो हमको टैक्सोनॉमी की स्टडी में हेल्पफुल होते हैं। लाइक इसमें म्यूजियम आएगा, नेशनल पार्क्स आएंगे, वो सब चीजों को डिटेल में पढ़ना। तो इस वीडियो में हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे, लाइफ एंड लिविंग बीइंग। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ? ये क्वेश्चन दिखने में जितना इजी लगता है, इसका आंसर देना उतना ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं किसी फैन को डिफाइन करना है, किसी कैट को डिफाइन करना है, डॉग को डिफाइन करना, आप इजीली डिफाइन कर लोगे। बट लाइफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लाइफ एक प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रन कर रहा है। ओके, और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो लिविंग जो होता है वो डेड बन जाता है। तो लाइफ को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लाइफ को क्या बोलेंगे? लाइफ इज ए यूनिक कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक यूनिक और कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस रन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस आपस में मिलकर, आपस में इंटरेक्ट करके केमिकल रिएक्शंस रन करते हैं ताकि लाइफ प्रोसेसेस को रन कर सके। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या आएगी? इसमें आपका रेस्पिरेशन आ सकता है, ओके, आपका डाइजेशन आ सकता है, एक्सेट्रा। तो मतलब जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो रन कैसे होते हैं कि उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जो है वो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, उसी की वजह से लाइफ जो है वो रन हो पा रही है। ओके, तो ये है लाइफ की डेफिनेशन। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज लिविंग। इस दुनिया में आपको 2 तरीके की चीजें मिलती हैं, पहली लिविंग और दूसरी नॉन। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो अगर बहुत ही सिंपल वे में समझना हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे लिविंग वो होते हैं जिसमें लाइफ होती है और नॉन लिविंग वो होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती। तो ये हो गया एक सिंपल वे में इन दोनों को समझना। बट अगर आपको लिविंग को डिटेल में समझना है तो आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के साथ साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो उनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ओके, अब डिफाइनिंग क्या होता है? कौन से डिफाइनिंग फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग में ही पाए जाते हैं। ओके, वो नॉन लिविंग में शो नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नॉन लिविंग में भी शो होते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं जो सिर्फ लिविंग में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस किया गया उसके ऊपर। तो वो होता है आएगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, तो हम इन 4 को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और इनमें से कौन सी है जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन है दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन इस 4 के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा जो आने वाले चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। किसी भी सेल में, ऑर्गन में या ऑर्गेनिज्म का जब साइज इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसमें साइज हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। बिकॉज अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन आप 5 फुट के हो, दूसरे दिन आप 4 फुट के हो जाओ। ओके, हर किसी की जब ग्रोथ होती है तो उसका साइज इंक्रीज ही करता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि किसी में ग्रोथ हुई है या किसी में ग्रोथ नहीं हुई? तो ये हम 3 चीजों से पता लगा सकते हैं। या तो उसके ड्राई वेट में इंक्रीज हुआ होगा। अब ड्राई वेट क्या होता है? आपकी बॉडी में जो जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और पीछे जो आपका वेट बचे उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। ओके, उसके बाद या तो इंक्रीज इन मास हुआ हो, आपके मास में इंक्रीज हुआ हो, तब हम बोल सकते हैं कि किसी की ग्रोथ हुई है। या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं तो उस चीज को भी हम बोलेंगे कि उनकी ग्रोथ हो रही है। ओके, तो अब ग्रोथ होती कैसे है वो समझते हैं। तो ग्रोथ होने के 3 तरीके हैं।
ओके, और तीनों के तीनों सेल से रिलेटेड है। इसमें पहला आता है, या तो सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, ठीक है। आपको पता है सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। बट मियोसिस जो है वो ग्रोथ में रोल प्ले नहीं करती इतना ज्यादा। सबसे जो ग्रोथ में कौन रोल प्ले करेगी, माइटोसिस। तो सबसे पहले सेल डिवीजन के जरिए ग्रोथ हो सकती है, दूसरी सेल एनलार्जमेंट के जरिए ग्रोथ हो सकती है। ओके, सेल जब अपने अंदर का उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका अगर उसमें अगर इंक्रीज हो जाए तो सेल का जो होता है वो सेल एनलार्ज हो जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है। और तीसरी सेल डिफरेंशिएशन के जरिए। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि जब सेल स्पेशलाइज हो जाता है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएट हो गया। ओके, तो इसको भी हम ग्रोथ बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के तरीके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट, एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। लाइक अगर हम प्लांट की बात करें, ओके, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इंडेफिनिट होती है। इंडेफिनिट का मतलब कि प्लांट में ग्रोथ रुकती नहीं है कभी भी, प्लांट की ग्रोथ उनके लाइफ टाइम होती रहती है प्लांट में। एनिमल्स में क्या होता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में वो कैसे होती है, डेफिनेट होती है। ओके, डेफिनेट का मतलब क्या हो गया कि एनिमल्स में एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। ओके, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी ग्रोथ होगी 5 फुट के आसपास, 5-6 फुट के आसपास होगी, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी पूरी उम्र जो होते हैं वो हम लंबे होते जा रहे हैं। तो इसलिए एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। और इसमें एक स्पेशल केस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन के इक्वल होती है। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है, जो रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेल डिवीजन के जरिए होती है। और जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो ग्रोथ होती है, जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करे तो उसको भी हम ग्रोथ पे लेते हैं, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि उसकी ग्रोथ हुई है। तो जब इनके भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनके इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन के इक्वल होती है। जब उनकी रिप्रोडक्शन होती है तभी हम बोलते हैं कि उनकी ग्रोथ हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है? क्या ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, क्या कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाए फीचर, ऐसे फीचर को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग्स में भी दिखाई दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे ले लूं माउंटेन्स की बात करें, ओके, या आप सैंड ड्यून्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ ये इनका साइज भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये तो लिविंग नहीं है ना, ये तो नॉन लिविंग है। तो दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में एक डिफरेंस होता है कि जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। कैसी ग्रोथ होती है उनमें? इंटरनल ग्रोथ होती है। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका इंटरनल मास इंक्रीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई लेयर चढ़ रही है तो उससे आप इंक्रीज कर रहे हो, नहीं, आपका इंटरनल मास इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है? इनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ओके, तो ये डिफरेंस है ग्रोथ में लिविंग और नॉन लिविंग।
ग्रोथ के बाद हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसकी डेथ भी होती है। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो बाकी जितने भी स्पीशीज हैं उनकी डेथ होती है। तो कोई एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसकी वजह से स्पीशीज अपने आप को कंटिन्यू रख पाए। ओके, उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए प्रॉपर्टी, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए वो अपनी काइंड के टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड बाय प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन के जरिए वो अपनी काइंड के और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है ताकि उनकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी चलती रहे इस अर्थ पे। ओके, अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये दो तरीके की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ठीक है, मेनली दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है। एक आएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होती है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट के हूबहू होते हैं, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के मिक्सचर होते हैं। ओके, ऑफस्प्रिंग्स आर मिक्सचर ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, पाई जाती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ओके, तो ये होगी रिप्रोडक्शन। अब सवाल आता है, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग तो नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो अगर हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में होती है, तो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते वो भी तो लिविंग है, उनको हम नॉन लिविंग नहीं मान सकते ना। अब जैसे एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे आप म्यूल की एग्जांपल ले लो। म्यूल क्या होता है? ये मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का क्रॉस होता है। तो ये आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन होते तो ये भी लिविंग है। उसके बाद वर्कर बी, अगर आपने बी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो बीज में जो छत्ता होता है उसका बी हाइव में, उसमें क्वीन पाई जाती है, ड्रोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वर्कर बी पाए जाते हैं। तो वर्कर बी जो होती है ये स्टेराइल होती है, ठीक है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन होती तो ये भी लिविंग है। उसके बाद कुछ ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, कुछ जिनके बच्चे नहीं हो पाते, ठीक है, इनफर्टाइल होते हैं। तो क्या आप उन्हें लिविंग नहीं मानोगे?
इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग। अब हम समझते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन लिविंग सेल्स इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। हर वक्त हमारी जो लिविंग सेल्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? हमारा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक हो गया एनाबॉलिज्म और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। ओके, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या फर्क होता है, आइए उसको समझते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो एक सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वो जुड़ के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब ये जुड़ते हैं तो इनमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप क्या लेंगे? जैसे है मैं लेता हूं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट का यूज करके क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। मतलब वो सिंपल कंपाउंड्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करती है, तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक लार्ज कंपाउंड जो होता है, एक लार्ज जो कोई आपका कंपाउंड होगा, ये क्या करेगा? टूट जाएगा इनटू स्मॉलर पीस। ओके, तो जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को यूज करके हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को रन करेंगे। इसकी एग्जांपल आएगी रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी निकलती है जिसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर उसके जरिए हम अपने लाइफ प्रोसेस को रन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? देन आंसर इज यस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर जो भी आप, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। ओके, मेटाबॉलिज्म के बाद अब हम नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर सके, ठीक है, एंड टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कि कोई भी अगर स्टिमुलाई होती है हम उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई क्या हो गया? जैसे सपोज करो हमको कोई गर्म चीज हमसे टच होती है तो हम अपना हाथ पीछे करते हैं, ठीक है। हमको कोई चीज नीडल कोई प्रिक होती है तो हम अपना हाथ पीछे करते हैं, वो हो गया स्टिमुलाई। तो उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं हमारा कॉन्शियसनेस, की हमारे आगे पीछे का जो एनवायरमेंट है हम उसके प्रति कॉन्शियस हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं, बट मेनली दो एग्जांपल जो मेनली एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका वो प्लांट है जिसको हम छुई मुई भी बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके पत्तों को जब आप टच करोगे तो वो मुरझा जाते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल आ गई कॉन्शियसनेस की। दूसरी आती है फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। फोटोट्रोपिज्म क्या हो गया कि आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि प्लांट को जब आप एक डार्क बॉक्स में रखो, ओके, तो उस बॉक्स में आप क्या करो? एक होल कर दो, वहां से सनलाइट एंटर कर रही है तो आप देखेंगे प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, की लाइट की तरफ जो प्लांट इंक्रीज की तरफ क्या करता है? ग्रो करता है, उस चीज को हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स आ गई कॉन्शियसनेस की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्शियसनेस क्या होती है। अब वही क्वेश्चन जो हमने बाकी तीन में भी हमने समझा कि क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस, कॉन्शियसनेस भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस भी सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। ओके, कॉन्शियसनेस के मामले में ह्यूमन बींग्स बाकी लिविंग बींग्स से थोड़े से अलग होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग बींग्स जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस चीज के बने हैं, हमारे अंदर ब्रेन है, हार्ट है, कैसे वो वर्क करता है, हमको सब पता है उसके बारे में।
तो लिविंग बीइंग में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली वन जो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना भी काफी मुश्किल होता है। ओके, लाइक अब एक इंसान है एग्जांपल, वो कॉमा में है। अब कॉमा में क्या है, उसका ब्रेन डेड है। ओके, बाकी जो उसके लाइफ प्रोसेसेस है, ब्रीथिंग वगैरह वेंटिलेटर पे है, तो वो भी मशीन्स के जरिए सपोर्टेड है। ओके, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, लिविंग और डेड? क्योंकि मे बी उनको हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीनों में, साल में उनको होश आ जाए। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कोमा पेशेंट को कभी होश ही नहीं आता। तो ऐसे स्टेट में आप डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि ह्यूमन लिविंग है या नॉन लिविंग। अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बीइंग में पाए जाती हैं, तो हम क्विकली उसको गो थ्रू करेंगे ताकि वो आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इन 4 को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अब इनको मैं क्विकली आपको एक गो थ्रू देता हूं इनका। सबसे पहला आता है डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फस, ठीक है, जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होगा। और जो नॉन लिविंग होते हैं इनको हम बोलते हैं एमॉर्फस, ठीक है। लाइक अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं टाइगर की, तो आपको पता है कि टाइगर का एक एवरेज हाइट कितना रहता है, एवरेज उसके लेंथ कितना रहता है, ठीक है, एवरेज वेट कितना रहता है। तो उनका जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखें तो उनका डेफिनेट शेप साइज नहीं होता। अब जैसे आप मुझे बोलोगे नहीं सर टेबल्स जो देखो मेरे क्लास में टेबल हैं तो वो तो सब तो एक ही साइज के हैं, बट वो हमने खुद बनाए हैं। बट एक्चुअल में जो नॉन लिविंग होते हैं उनका जो साइज होता है, शेप होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। दूसरा आता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या हो गया कि ये कैपेबिलिटी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि बाहर चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट स्टेबल रखता है, ठीक है। लाइक सपोज करो अभी हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जिनको एक प्रिसाइज पीएच वैल्यू चाहिए होता है, प्रिसाइज टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बाहर तो टेम्परेचर, पीएच वैल्यू ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर उसको स्टेबल रखना, वो जो एबिलिटी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। उसके बाद हीलिंग एंड रिपेयर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू डिफरेंट लेवल, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये सेलुलर लेवल पे हो सकती है, ठीक है, ये टिश्यू लेवल पे हो सकती है और ऑर्गन लेवल पर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि देखिए हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। अब वो उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमको अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर वो एक्यूमुलेट होते रहेंगी तो टाइम के साथ साथ वो टॉक्सिक हो जाएंगी और हमको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सबके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए वो वेस्टफुल चीजों को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे ह्यूमंस में आप एग्जांपल ले लो किडनी की। उसके बाद एवोल्यूशन की। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज करते हैं, उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने के लिए अपने आप में चेंजेस लाते हैं, अपने अंदर अपने आप में वेरिएशंस लाते हैं। तो ये हो गया एवोल्यूशन। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने डिटेल में पढ़े। ओके, आने वाली वीडियो में मैं इसी पर क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। आपको टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे।